रमेश और श्याम रामपुर के दो जिगरी दोस्त थे। रमेश को पतंगबाजी का जुनून था। वो हर साल स्वतंत्रता दिवस पर अपनी पतंग को सबसे ऊंचा उड़ाने की कोशिश करता। इस बार उसने खास पतंग बनाई थी, लाल रंग की। उसने इसे बनाने में हफ्तों मेहनत की। स्वतंत्रता दिवस की शाम को वो श्याम को अपनी पतंग दिखाने छत पर ले गया। देख श्याम, इस बार मेरी पतंग गांव की सबसे ऊंची उड़ेगी, कोई इसे काट नहीं पाएगा। रमेश, तू हर साल यही कहता है, लेकिन माया चाची की वो चुड़ैल वाली कहानी, वो कहती है कि उसकी पतंग आज भी आसमान में उड़ती है। अरे ये सब बूढ़ों की बनाई कहानियां हैं। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, तू बस मेरे साथ पतंग उड़ा। तभी रमेश की छोटी बहन राधा छत पर आ गई। वो जिज्ञासु थी और हमेशा अपने भाई के साथ रहना पसंद करती थी। भैया, मुझे भी पतंग उड़ानी है, मैं तुम्हारी चरखी पकड़ूंगी। ठीक है राधा, लेकिन ज्यादा उछल कूद मत करना। और श्याम, तू उस चुड़ैल वाली बात को भूल जा, आज रात हम मजे करेंगे। रमेश की पतंग हवा में तैर रही थी और वो जोश में चिल्ला रहा था। तभी एक अजीब सी पतंग आसमान में नजर आई। वो काली थी। रमेश ने अपनी डोर को तेजी से खींचा और उसकी पतंग उस काली पतंग के पास गई। कुछ ही पलों में उसने जोर से खींचा और चिल्लाया। काली पतंग हवा में लहराई और नीचे गिरने लगी। रमेश खुशी से उछल पड़ा, लेकिन श्याम और राधा के चेहरे पर डर था। भैया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो पतंग वो अपने आप उड़ रही थी, जैसे उसे कोई पकड़े हुए हो। राधा, तू भी श्याम की तरह डरपोक बन रही है। चल, अब और पतंग उड़ाते हैं। लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। जैसे ही गांव में रात गहरी हुई, हवा में एक ठंडक फैल गई। पतंगबाजी का शोर धीरे धीरे कम हो गया और गांव में सन्नाटा छा गया। रमेश, श्याम और राधा छत से नीचे उतर आए। जैसे ही वो घर के अंदर गए, रमेश को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत धीमे धीमे गा रही हो। आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जो रीढ़ की हड्डी तक उतर रही थी। ये क्या आवाज है श्याम, तूने सुना? हाँ, ये तो वैसी ही आवाज है जैसी माया चाची ने बताई थी। वो कहती थी कि चुड़ैल गाना गाती है और जो उसका गाना सुनता है वो उसका शिकार बन जाता है। भैया, मुझे डर लग रहा है, चलो ना माँ पापा को बताते हैं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और बाहर देखने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। अंधेरे में गांव की गलियों में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक काली पतंग, वही जिसे उसने काटा था, हवा में फिर से उड़ रही थी। और इस बार पतंग के पीछे एक लंबी काली साए जैसी आकृति थी, जो धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रही थी। साए के पास एक भयानक चेहरा था, लंबे उलझे बाल। लेकिन इससे पहले कि श्याम दरवाजा बंद करता, एक ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर आया और लाइटें टिमटिमाने लगी। राधा चीख पड़ी। तभी एक भयानक आवाज गूंजी। तूने मेरी पतंग काटी, अब तू मेरा है। कौन है? दिखा अपनी शक्ल। लेकिन जवाब में केवल एक भयानक हंसी गूंजी। और फिर सन्नाटा छा गया। उस रात तीनों ने पूरी रात जाग कर बिताई, लेकिन चुड़ैल की मौजूदगी उनके आसपास महसूस हो रही थी और खिड़कियों से ठंडी हवा के साथ साथ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। अगले दिन रमेश ने फैसला किया कि वो माया चाची से इस बारे में बात करेगा। माया गांव की सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी औरत थी, जो पुरानी कहानियों और जादू टोने की बात जानती थी। उसका घर गांव के बाहरी छोर पर था, जहां चारों तरफ घना जंगल था। रमेश, श्याम और राधा माया के घर गए। तो तुमने उसकी पतंग काट दी? रमेश, तूने बहुत बड़ी गलती की है। लक्ष्मी की आत्मा 100 साल से इस गांव में भटक रही है। वो हर स्वतंत्रता दिवस को अपनी पतंग उड़ाती है, और जो उसकी पतंग काटता है, उसकी आत्मा को वो अपने रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें उसकी पतंग को जलाना होगा। वो पतंग उसकी शक्ति का स्रोत है, लेकिन सावधान, वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी, और अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। माया चाची, वो पतंग कहाँ मिलेगी? जंगल के बीच में एक पुराना खंडहर है। वहाँ एक तहखाना है, जहाँ लक्ष्मी अपनी पतंग छिपाती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं। तुम्हें ये मंत्र ले जाना होगा।
माया ने उन्हें एक पुराने कागज पर लिखा मंत्र दिया। इस मंत्र को पढ़ते रहना, ये तुम्हें उसकी शक्ति से बचाएगा। और हाँ, अपने साथ गंगा जल और एक तावीज जरूर रखना। माया ने उन्हें चेतावनी दी कि चुड़ैल उनकी हर हरकत पर नजर रखेगी। उसने एक उन्हें छोटा सा तावीज भी दिया जिसमें गंगा जल और कुछ पवित्र जड़ी बूटियां थी। तीनों ने उसी रात जंगल जाने का फैसला किया। रात के 11 बजे थे। गांव में सन्नाटा था और चांद की रोशनी जंगल को और डरावना बना रही थी। रमेश, श्याम और राधा ने अपने बैग में माचिस, गंगा जल और माया का दिया तावीज रखा। रमेश ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवा में एक अजीब सी साए साए की आवाज थी। भैया, मुझे डर लग रहा है, क्या वो चुड़ैल यहाँ आएगी? तभी पेड़ों के बीच में से काली पतंग उड़ती हुई नजर आई। उस पर बना चेहरा जैसे जीवित था। श्याम चीख पड़ा। रमेश ने मंत्र को और तेज पढ़ा। पतंग उनके पास रुकी और उस पर बना चेहरा जैसे हंस रहा था। तभी एक भयानक हंसी जंगल में गूंजी और एक बड़ी चुड़ैल वहां उड़ते हुए आ गई। तुम मेरी पतंग जलाने आए हो? मूर्ख बच्चे, तुम मेरे जाल से नहीं बच सकते। राधा ने तावीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में हिम्मत थी। पतंग हवा में लहराई और गायब हो गई। लेकिन अब जंगल में कोहरा छा गया। रास्ता दिखना बंद हो गया। श्याम घबरा गया। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा। रमेश ने माया के बताए संकेतों को याद किया। तहखाने में अंधेरा था। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और तीनों अंदर गए। एक कोने में वही काली पतंग रखी हुई थी। रमेश ने माचिस निकाली, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ठंडी हवा चली और चुड़ैल की हंसी फिर गूंजी। और वही बड़ी चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई। तुम मेरी पतंग को नहीं जला सकते, तुम मेरे हो। राधा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में हिम्मत थी। चुड़ैल की हंसी कमजोर पड़ने लगी। रमेश ने माचिस जलाई और पतंग को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पतंग हवा में उड़ने लगी जैसे कोई उसे खींच रहा हो। राधा और श्याम ने मंत्र को पूरी ताकत से पढ़ा। पतंग धीरे धीरे नीचे आई। रमेश ने उसे पकड़ा और आग लगा दी। जैसे ही पतंग जलने लगी, एक भयानक चीख गूंजी। तुमने मेरी पतंग जला दी, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुई। रमेश ने गंगा जल की शीशी निकाली और चुड़ैल की ओर छिड़का। चुड़ैल चीखी और पीछे हटी, लेकिन उसने फिर से हमला किया। लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तावीज को चुड़ैल की ओर बढ़ाया और मंत्र को और तेज पढ़ा। तू हमें नहीं छू सकती, ये तावीज तुझे रोक देगा। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने माया के बताए मंत्र को दोहराया। चुड़ैल अब धीरे धीरे शांत हुई। उसकी आवाज में अब क्रोध की जगह दर्द था। मैं लक्ष्मी हूँ। 100 साल पहले गांव वालों ने मुझे चुड़ैल समझकर जला दिया। मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो मेरी पतंग को छूता है। लेकिन ये गलत है। तुम निर्दोष लोगों को क्यों सता रही हो? मेरा दर्द खत्म नहीं होता। लक्ष्मी चुड़ैल कुछ पल के लिए शांत रही। फिर उसने कहा, मेरी अस्थियां इस तहखाने में है, उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो और गांव वालों को मेरी सच्चाई बताओ। शायद तब मुझे शांति मिले। रमेश, श्याम और राधा ने तहखाने में लक्ष्मी यानी बड़ी चुड़ैल की अस्थियां ढूंढी। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अस्थियों को लेकर गंगा के किनारे गए। रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और लक्ष्मी की सच्चाई बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन फिर उन्होंने लक्ष्मी के लिए प्रार्थना की। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। चुड़ैल की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। स्वतंत्रता दिवस का उत्सव फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार बिना किसी डर के रमेश, श्याम और राधा ने मिलकर एक नई पतंग बनाई, सफेद रंग की। रमेश ने आसमान में अपनी पतंग उड़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई चुड़ैल नहीं आएगी, ये आसमान हमारा है। नई बहू की इलेक्ट्रॉनिक रसोई। तू सच कह रही है अमृता बहन? क्या वो इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए? हाँ, तेरी सौंदर्य है इतनी खूबसूरत कि एक नजर पड़ते ही किसी को भी पसंद आ जाए। और तुझे पता है बड़े अमीर लोग हैं वो, उनका खुद का इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे बेटे राजीव को उनके यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए। उन्होंने तो जैसे ही मेरे बेटे राजीव की शादी में सौंदर्य को देखा तो उसे वही पसंद कर लिया था।
अब वो जल्दी तेरे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। 2 दिन बाद उनके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें बैठकर धनराज और महिमा अपने बेटे केशव के लिए सौंदर्य का हाथ मांगने आई। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। मैं ऐसे ही किसी पढ़ी लिखी लेकिन सीधे साधे घर की लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता था। यहाँ तो एक कमरा भी हमारी झोपड़ी से बड़ा है। यकीन नहीं होता कि कल तक मैं जिस घर के सपने देखती थी, आज मैं वैसे ही घर में बहू बनकर आई हूँ। ये मेरा कमरा है। सच में मुझे तो रानियों जैसा महसूस हो रहा है। सौंदर्य अपनी सोच में पूरी तरह से खोई हुई थी। अरे सौंदर्य, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों खोई हुई हो? मैंने तुम्हें कई बार पुकारा लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें कल जल्दी उठना होगा। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। वो नहा धोकर सबसे पहले किचन में पहुंची, जहां उसने देखा कि किचन सारी मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से भरा हुआ है, जिसमें इंडक्शन, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, कॉफी, परकलेटर, वेज कटर, रोटी मेकर, अवन, टोस्टर, फ्लोर नीडर, डिश वॉशर और साथ ही एक बड़ा अलमारी जैसा फ्रिज और चिमनी भी थी। सौंदर्य किचन को देखकर तो काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही वो खाना बनाने को चली तो उसके एक कदम वहीं रुक गए। मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान का किचन मिल तो गया, लेकिन मुझे तो इनमें से किसी भी मशीन का इस्तेमाल करना ही नहीं आता। मैंने तो अपने घर पर लकड़ी का चूल्हा ही फूका है। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है। अरे वाह बहू, तो बड़ी जल्दी उठ गई। आज तेरी समीर ससुराल में पहली रसोई है। क्या इसी वजह से तुझे नींद नहीं आई? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ रसोई में खड़े रहकर समय क्यों बर्बाद करना? अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर। वैसे तुझे इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करनी आती है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तेरी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा देखा था। तू खाना तो बना लेगी ना? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए आज खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, तो बना ले। अब वो बिना उसकी मदद किए और उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली गई। उसने फिर उन मशीनों को देखा और घबराए मन से खाना बनाने की कोशिश करने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने किचन के बाहर से अपनी ननद सुहाना को जाते देखा। उसने जल्दी से आवाज लगाकर उसको वहाँ बुलाया। क्या बात है भाभी, जल्दी बताइए, मुझे देर हो रही है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किचन में अजीब सी मशीन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। आप मुझे एक बार बता दो। क्या भाभी, आपको इनका इस्तेमाल करना नहीं आता? और जहाँ तक मुझे याद है, आपने कॉलेज भी किया हुआ है। फिर एक ही सांस में उंगली से इशारा करते हुए उसने सारी मशीनों के नाम बताए और चली गई। ननद जी तो मुझे बस इनका नाम बताकर चली गई, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से ये आटा गूंथने की मशीन है। इसमें आटा किस तरह से गूंथेगा? सौंदर्य ने फ्लोर नीडर में आटा डाला और बिना पानी डाले उसे ऑन कर दिया, जिससे मशीन तो चलने लगी लेकिन आटा नहीं गूंथ रहा था। फिर उसने याद करके पानी डाला और आटा गूंथना शुरू हो गया। मैं दूसरी मशीनों को भी चेक कर लेती हूँ, शायद यही रोटी मेकर है। इसकी बनावट भी गोल है, जल्दी से आटा गूंथ जाए फिर मैं रोटी बना लूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आटा देखने के लिए मुड़ी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। आटे में पानी ज्यादा होने की वजह से आटा बहुत ज्यादा पतला हो गया। वो बिल्कुल पानी बन चुका था। मैं इससे रोटियां कैसे बनाऊंगी? लेकिन मेरे पास अब कोई और चारा भी नहीं है। उसने उसी पतले आटे से रोटी बनाने की शुरुआत की, लेकिन उसे रोटी मेकर को भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था कि तभी वहां पर महिमा आ गई। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि अब तक सारा खाना बन चुका होगा, यहाँ तो रोटियां भी नहीं बनी हैं। क्यों बहू, तू अपने घर से रोटी बनाना भी सीख कर नहीं आई? चल अब दोबारा से रोटियां बना। फिर उसने सब्जी कटर से सब्जियां डाली और उसे चालू किया, लेकिन पता न होने की वजह से सारी सब्जियों का भरता बन गया। वो अब और घबरा गई। फिर ये सब देखकर वहीं काम करने वाली आई, जिसे उस मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने उसकी मदद की। भाभी, आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या? रोटियां भी कितनी बेकार बनी है और सब्जियों का तो भरता ही बन गया है। ऐसा मत कहो, उसको शायद किचन का इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। उसके घर में ये सब नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गरीब घर से जो आई है, इसके यहाँ तो चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। मैंने इससे पूछा भी था कि ये मशीनों से खाना बना पाएगी, तो इसने हाँ कह दिया। ऐसा खाना बनाकर रख दिया जिसे कुत्ता भी मुंह न लगाए। उसकी बात सीधा उसके दिल पर लगी। फिर अगले दिन, घबरा मत बेटी, मैं तुझे इसका सही इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। अब उन्होंने उसे सारी मशीनों का इस्तेमाल करना सिखा दिया। खाना खाने के बाद सौंदर्या ने बर्तनों को डिशवॉशर में लगाया और पूरी रात उन्हें धुलने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने जैसे ही डिशवॉशर से बर्तन निकाले तो उसने देखा कि बर्तन अभी भी गंदे थे। हे भगवान, क्या मैं इसे चालू करना भूल गई? लेकिन मैंने तो इसे चालू किया था। उसने देखा कि डिशवॉशर का प्लग लगा हुआ था और स्विच भी खुला हुआ था।
लेकिन डिशवॉशर चल नहीं रहा था। ये देख उसने और मशीनों को भी चला कर देखा। उसने देखा कि वो भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई। ये देखकर उसकी सास रसोई में आ गई। माँ जी देखिए ना, ये सारी मशीन तो काम ही नहीं कर रही है। अरे बेवकूफ, अकल बड़ी की भैंस, पूरी रात इतना तेज तूफान और बारिश आई जिससे शहर की लाइट चली गई। काफी बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए कुछ दिन तक लाइट नहीं आएगी। अब लाइट की मुसीबत आकर खड़ी हो गई। रोज रोज होटल का खाना खाकर वो सब परेशान हो चुके थे। ये सबसे परेशान होकर उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ मुझे वापस बुला लो माँ, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये अमीर और आलीशान बंगला, मुझे मेरी झोपड़ी में ही रहना है। यहाँ तो गैस सिलेंडर तक नहीं है। वो अपनी माँ को सब बताती है। बेटी तेरे ससुराल में ज्यादा ही बिजली की मशीनें हैं, रसोई में सिलेंडर और सिंक का होना भी जरूरी है। अगर वो होती तो आज तुम्हें यूं परेशान नहीं होना पड़ता। अब सौंदर्य को सारी बात समझ आती है। अब वो अपने पति से कहकर रसोई में एक तरफ वो सब चीजें भी बनवाती है। अब सबको उसके हाथ का खाना भी पसंद आता है। साथ ही अब उन्हें बिजली के किसी उपकरण पर निर्भर भी नहीं होना पड़ता। अब उसके ससुराल वालों को भी ये बात समझ आ गई। चलो आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। शालू खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे क्या किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या हुआ? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना बना ही नहीं पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शालू ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया। चलो ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा कि रोटी बनाने के लिए तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। शालू तुरंत बाहर बाजार में गई और वहां से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर ले आई। सासू माँ, ससुर जी, आदित्य आ जाइए, खाना लग गया है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर बनाया कैसे। ये तो हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना हुआ मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने अब दोनों सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे की वजह से। वैसे बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाने की जरूरत पड़ गई? और क्या अब उस रसोई में कभी भी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शालू पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई, तब वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई। देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे, जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना वाला चूल्हा निकाल लूंगी। शालू ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, शालू खाना बनाकर जब टेबल पर लाई तो वहां पर उसके सास, ससुर, आदित्य सब पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में। सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है। इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। इतने स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या हे कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार तो उसे रिपेयर करवा चुके हैं। अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए। मेरा भी चाय पीने का मन है।
मैं हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ, सासू माँ को भी बुला लीजिए। शालू किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है और चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहां पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही देखिए गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर शालू का ससुर भी पहुंच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जाकर अपना चूल्हा रख देती हूँ और इस चूल्हे को स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं ना कहीं से, तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक वो जलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये लो, आज फिर से चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आदित्य ने शालू को आवाज देकर बुलाया। शालू, रात के 10 बज गए हैं, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे कैसे बनाऊं खाना, जब चूल्हा जल ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से तेरी बीवी इस घर में आई है तब से इस घर में हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ऐसा करती हूँ, इस चूल्हे को लेकर मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो रही हो? हम लोग आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे। उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं। हर रोज आप उसके दर्शन कर लेना। शालू नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, फिर तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम दोनों जब देखो तब उस चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्या करती हो? तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना बनाना नहीं चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर किसी तरह से खाना बना लिया करूंगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई। इसीलिए कहती हूँ बहू, अपनी सास से कभी पंगा मत लेना। और शालू उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। शालू की साड़ी भी जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आदित्य बचाओ, पिताजी बचाओ, बचाओ। आदित्य ने बाल्टी भर भर कर जल्दी से पानी डाला और थोड़ी देर में आग बुझ गई। 3 दिन के इलाज के बाद शालू ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आदित्य ने पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था शालू के साथ। अब क्या उसे भगवान के पास पहुंचा कर ही मानोगी? बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ है, कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं। आदित्य बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और जो चूल्हा बहू लेकर आई है उसे रसोई घर में रख दे। आदित्य ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।